की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं द्रव के अंदर जाने पर दाब का मान। देख लो चला, एकदम सिंपल है। दाब जो होता है दो तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है। अगर हम दाब की बात देखो, सीखोगे तो बड़ा प्यार से और अस्थिर से सीखना पड़ेगा। दाब एगो ठोस का होता है और दाब जो एगो दोस्त मेरे होता है द्रव और गैस का होता है। दाब दूगो होता है, एगो ठोस का, एगो द्रव और गैस का दाब होता है। देख लो बढ़िया से, ठोस का दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। ठोस का दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। और द्रव और गैस का जो दाब होता है वो होता है दोस्त मेरे घनत्व, घनत्व आ गुना जी यानी गुरुत्वीय त्वरण आ गुना गहराई। रो जी एच इसको बोलते हैं। तो कहते हैं द्रव के अंदर जाने पर दाब का मान, तो द्रव के अंदर जाओगे तो गहराई बढ़ेगा, और गहराई बढ़ेगा, द्रव है ना, द्रव कह रहा है द्रव, द्रव के अंदर जाने पर गहराई बढ़ेगा, गहराई बढ़ेगा दाब का मान बढ़ेगा। आंसर आ देखो, कहेगा क्षेत्रफल कम होगा तो दाब का मान क्या होगा, ज्यादा। क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब का मान क्या होगा, कम। यहां देखो गहराई ज्यादा होगा तो, द्रव और गैस के केस में गहराई ज्यादा होगा तो दाब का मान ज्यादा, गहराई कम होगा तो दाब का मान कम होगा। और ठोस के केस में क्षेत्रफल ज्यादा तो दाब का मान कम, और क्षेत्रफल कम तो दाब का मान ज्यादा। एकदम ध्यान रखना, हम पीछे भी बताएं, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापते हैं और द्रव के दाब को मैनोमीटर से नापते हैं, पीछे ही बता चुके हैं। द्रव के दाब को, वायुमंडल के दाब को बैरोमीटर से और द्रव के दाब को मैनोमीटर से नापते हैं। अगला अगर हम बात करें, पृथ्वी के सतह के नीचे जाने पर, हम बोल दिए पीछे ही, पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। ऊपर जाने पर भी घटता है, ऊपर जाने पर भी घटता है, कल बताए। और ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगर आप क्लास रेगुलर किए होंगे तो जरूर इस पॉइंट को देखे होंगे। चंद्रमा की सतह पर, वाह रे बुच्चू, कहते हैं चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरती विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंड के वे किसी भी क्षण महाभिवियाय, MVVI, अगर तुमको कह दे कोई दो समान द्रव्यमान की वस्तु है, दो समान द्रव्यमान की वस्तु है, और अगर हम उसको गिरा देते हैं, या दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, मान लो ये M1 है और ये M2 है, तो दोनों दोस्त मेरे साथ साथ गिरेगा। एकदम एकरा में सोचना नहीं है, ये MVVI, MVVI, MVVI कहते हैं अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को एक साथ गिरा दिया जाए, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को एक साथ गिरा दिया जाए निर्वात में तो या अंतरिक्ष में, तो दोनों एक साथ गिरेगा। एकदम गांठ बांध लो, क्वेश्चन को पूछवे करेगा। दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को अगर एक साथ गिरा दिया जाए तो दोनों एक साथ गिरेगा, चाहे वो अंतरिक्ष में, अलग अलग द्रव्यमान, एगो हल्का एगो भारी ले लो और निर्वात में गिरा दो तो दोनों एक साथ गिर जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, एक साथ गिरेगा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओकरा का वेग किसी भी क्षण क्या होगा, समान होगा, और दोनों एक साथ गिरेगा। इसी में हम दोनों 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 एक साथ गिरेगा, दोनों एक साथ गिरेगा, दोनों एक साथ गिरेगा। हर जगह वेग का मान समान होगा और दोनों एक साथ गिरेगा। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट या कहीं भी मुक्त रूप से दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिरा दीजिएगा, दोनों एक साथ गिरेगा। और हर जगह वेग का मान समान होगा, हर जगह गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होगा, हर जगह कुल ऊर्जा का मान समान होगा। अगला, गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवतीय वृत्त पर न्यूनतम होता है, कल बताएं। गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवतीय वृत्त पर न्यूनतम होता है, ध्रुव पर महत्तम, कल ही बताए हैं। अब आप क्लास अगर किए होंगे, ध्रुव पर क्या होता है, महत्तम। चलो एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, बताओ तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है। पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, बताओ जल्दी से। जी का मान क्या होता है, एक ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है महत्तम, दूसरा ऑप्शन है महत्तम, और तीसरा ऑप्शन है दोस्त मेरे न्यूनतम। तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्त मेरे, न्यूनतम। बताओ आंसर क्या होगा, 0 की महत्तम के न्यूनतम। व्हाट इज द आंसर, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार 0 की महत्तम के न्यूनतम। थोड़े से हम गड़बड़ दिख रहे होंगे, चला क्योंकि ये कैमरा थोड़ा गड़बड़ है, हम इतने काले नहीं हैं जितने काले हम दिख रहे हैं, लेकिन क्या करोगे, ये कैमरा गड़बड़ है। कहते हैं दोस्त मेरे, हेलो 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 हेलो, जल्दी बताओ पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है। वे बिल्कुल सही, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, और न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, और महत्तम होता है ध्रुव पर। महत्तम कहां होता है दोस्त मेरे, ध्रुव पर महत्तम होता है। अगला 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 देख लो, अगला क्या कहता है,
कहते हैं दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। F बराबर फॉर्मूला होता है Gm1m2 आप बटा आर स्क्वायर। ये आप पढ़े होंगे, ये हर जगह ही दिया हुआ है इसलिए पूछेगा। कहते हैं बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधा कर दिया जाए, जैसे कह रहा है कि दोनों पिंडों के द्रव्यमान G आधा कर देंगे, उनके बीच की दूरी को कांस्टेंट रखेंगे, उनके बीच की दूरी को कांस्टेंट रखेंगे, दोनों पिंड का द्रव्यमान को आधा कर देंगे, अब बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो F1 बराबर 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा, 1/4 Gm1m2 आप बटा आर स्क्वायर। तो बताओ ये हो जाएगा, ई पूरे को लिख देंगे F, ये हो जाएगा F/4। ये एकदम इजी सा न्यूमेरिकल है जो पूछता है, तुम कहोगे इस सर बहुत भारी है, नहीं भारी नहीं है, एकदम इजी सा न्यूमेरिकल है जो पूछता है। फिर से देख लो, F1 बराबर होता है Gm1m2 बटा आर स्क्वायर, Gm1m2 बटा आर स्क्वायर। कह रहा है कि बीच की दूरी को स्थिर रखते हुए अगर द्रव्यमान को आधा कर दिया, दोनों को आधा कर देंगे, आधा कर देंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा, Gm1m2 बटा आर स्क्वायर को F लिख देंगे, F/4 आ जाएगा। क्योंकि एससीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए पूछेगा, इसलिए ही पूछेगा। अच्छा चलो, तो पृथ्वी के सतह पर जी का मान बताओ तो कितना, रुक पहले ऑप्शन देना दो। पृथ्वी के सतह पर जी का मान कितना, एक ऑप्शन है तुम्हारा 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर और दूसरा ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। ये तो F/4 हो जाएगा, अगर द्रव्यमान इसको अस्थिर रखते हुए इसको आधा करेंगे ना, तो ये चूंकि हर जगह ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसलिए क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है। पृथ्वी के सतह पर कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ए नंबर की बी नंबर, देख लो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, यहां मीटर सेकंड स्क्वायर दे दिया है। अगला कहते हैं F बराबर Gm1m2 बटा आर स्क्वायर जो है, इसमें G होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देख लो ये G की अगर हम बात करें, F बराबर Gm1m2 बटा आर स्क्वायर में ये G को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। और ये दोस्त मेरे अदिश राशि है, ये कौन राशि है दोस्त मेरे, अदिश राशि है। जल्दी से लिखो, सीधी बात, नो बकवास, हमारे चैनल का एकमात्र नारा है सिर्फ पढ़ाई। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 10 -11, ये अदिश राशि है। 6.67 10 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। और चला अब समय नहीं है इसलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और ये अदिश राशि है। वहीं अगर छोटी जी की बात करोगे ना, तो छोटी जी का बात करोगे, ये सदिश राशि है। अब पृथ्वी के सतह पर इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, पृथ्वी के सतह पर इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आजा 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 आजा। और ये गुरुत्वाकर्षण ये जो नियम है चला, प्रत्येक वस्तु के लिए मान्य है, पूरे ब्रह्मांड में मान्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नियम जो है पूरे ब्रह्मांड में मान्य है। ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये पूरे ब्रह्मांड में मान्य है, गुरुत्वाकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड में मान्य है। अगला क्या कहता है दोस्त मेरे, एकदम चला सुपर फास्ट, क्योंकि अब आपके पास टाइम भी नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है। एकदम कोई भी दो पिंड अगर द्रव्यमान रख रहा है, उसके पास अगर द्रव्यमान है, तब ना फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, F बराबर Gm1m2 बटा आर स्क्वायर। कहेगा बताओ बाबू गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है, प्रत्येक और हरेक वस्तु के बीच लगता है जिसके पास द्रव्यमान होगा। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक और हरेक वस्तु के बीच लगता है जिसके पास क्या होगा, द्रव्यमान होगा। उस प्रत्येक और हरेक वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। वायुमंडल पृथ्वी को जकड़ा हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। वायुमंडल पृथ्वी को जकड़ा हुआ है किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कोई भी ग्रह चक्कर लगा रहा है किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ग्रह वायुमंडल दे देता कौन बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण।
अगला एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान, देखो चला ये कहता है एफ बराबर फॉर्मूला होता है जी, अभी तुरंत बताए थे m1 m2 आप बटा आर स्क्वायर। अगर m1 बराबर m2 बराबर 1 हो और r बराबर भी 1 हो तो दोस्त मेरे यहां से f बराबर g नहीं हो जाएगा? बताओ m1 बराबर m2 बराबर अगर 1 हो और r बराबर भी 1 हो तो f बराबर g हो जाएगा। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल जो होगा, जो दो एकांक द्रव्यमान के बीच जो आकर्षण बल होगा, देख लो आर का मान भी 1 है। कहता है दो एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल, एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल F बराबर किसके बराबर हो जाएगा? G के बराबर हो जाएगा। अगर ये भी एकांक हो ये भी एकांक हो तो F बराबर G के बराबर हो जाएगा। कहता है आकर्षण बल कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आकर्षण बल जो होता है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा। एकदम सिंपल है। देखो एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल, एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के बीच जो आकर्षण बल होगा वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा, बड़ी जी के बराबर होगा। कोई बात नहीं, चला अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़े होंगे तो थोड़ा सा रिवीजन तो करना पड़ेगा। हमको कहिएगा साफे फ्रॉडगिरी कर दें, आपको बल कैसे मात्रा न्यूटन रटवा दें तो जो सिलेबस है वो छूट जाएगा। दोस्त मेरे बताइए आर त्रिज्या, आर त्रिज्या के पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कल बताए थे। केंद्र पर जो है, केंद्र पर जी का मान 0 होता है, जी का मान 0 होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, तो डब्ल्यू बराबर जी का मान 0 होता है, डब्ल्यू का मान भी 0 हो जाएगा। किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, पीछे पढ़ा दिए हम आपको। किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबोने पर इसका भार 8 न्यूटन है, पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार होगा 2 न्यूटन। गलत लिखा हुआ है यहाँ, पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार जो होगा दोस्त मेरे वो 2 न्यूटन होगा। यहां 2 होगा, यहां 2 होगा, यहां कितना होगा दोस्त मेरे? यहां 2 न्यूटन हो जाएगा। देखो पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार होगा 2 न्यूटन। अगर कोई वस्तु 10 न्यूटन का है और उसको आप पानी में लेके गए वो 8 न्यूटन का लग रहा है, मतलब 2 न्यूटन के बराबर वो पानी विस्थापित किया। यही रूल है, जितना हल्का लगेगा ना उतने पानी विस्थापित करेगा। कितना सिंपल तो है। तो आप बताओ, तो एक क्वेश्चन हम तरह दे रहे हैं, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार है 100 न्यूटन, आप पानी में ओकर भार हो गया मान लो 95 न्यूटन, तो पानी विस्थापित कितना किया? चलो जल्दी बताओ, पानी विस्थापित कितना किया? पानी विस्थापित कितना किया? जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? हेलो, गुड इवनिंग, रुक क्लास में है, करते हैं। हेलो 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 हेलो, देखो कहते हैं पृथ्वी पर अगर 100 न्यूटन है किसी वस्तु का भार, पानी में जाकर 95 न्यूटन हो गया, तो इसका मतलब पानी जो है वो 5 न्यूटन के बराबर पानी विस्थापित किया। कितना विस्थापित किया? विस्थापित पानी का भार उतने होता है जितना वो हल्का प्रतीत होता है। देख दोस्त, कोई भी चीज पानी में ले जाते हो तुमको हल्का लगता है कि भारी? पानी में ले जाते तो हल्का लगता है, जैसे ही ऊपर लाते हैं भारी लगता है। तो पानी में ले जाने पर अगर वो पिंड हल्का प्रतीत हो रहा है तो वो उतना ही हल्का होगा जितना वो पानी में को विस्थापित करेगा। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इस सिद्धांत किसका है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगला कार्य का सहमात्रक जूल है, पीछे ही हम आपको लिखा दिए हैं। कार्य का सहमात्रक क्या है? जूल है। बल का सहमात्रक क्या है? न्यूटन है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य एकदम याद रखना, चला ऋणात्मक होगा। घर्षण बल ये देखो गति का विरोध करेगा, गति का विरोध, गति का विरोध घर्षण बल कहलाता है। घर्षण जो है ये क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता, सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता, सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा स्थैतिक घर्षण होता है, उससे कम सर्पी घर्षण होता है और उससे कम लौटेनिक घर्षण होता है। लौटेनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। स्थैतिक घर्षण, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थैतिक घर्षण, अगर कोई वस्तु फिसल रहा होता है तो सर्पी घर्षण, और अगर कोई वस्तु लुढ़क रहा होता है तो लौटेनिक घर्षण। देख लो, गति का विरोध करेगा, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, सतहों की प्रकृति। देखो मेरा गाल देखो,
एकरा पे घर्षण ज्यादा होगा, बच्चा के काल देखो ओकरा पे घर्षण कम होगा। तो इस सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। स्थैतिक सबसे ज्यादा होता है, उससे कम सर्पी होता है, उससे कम लोटेनिक होता है। इसीलिए तो रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है। अब यही पूछेगा चला, क्योंकि लोटेनिक घर्षण का मान कम होता है। रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि लोटेनिक घर्षण का मान कम होता है। कहेगा गति, आप बताओ इसमें, इसी में क्वेश्चन पूछेगा घर्षण कम किया जाता है किसके द्वारा, घर्षण कम करते हैं किसके द्वारा, स्नेहक के द्वारा। स्नेहक में भी तुमको एक स्नेहक के बारे में हमेशा पूछेगा, ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट स्नेहक के बारे में पूछेगा, ये पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट स्नेहक के बारे में पूछेगा, ये पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। दोस्त मेरे, हम जो तरह लिखा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में, हर, अगर बिहार पुलिस को छोड़ें तो हर एग्जाम में महा वीवीआई क्वेश्चन में से एक है जो तरह हम लिखा रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 1 2, बिहार दरोगा, उधर रेलवे, इधर बिहार पुलिस, कोनो एग्जाम में देखोगे सब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वही हम तरह पढ़ा रहे हैं। बताओ जल्दी से, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। ग्रेफाइट कहां होता है, पेंसिल में होता है। गति का विरोध करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। स्थैतिक सबसे ज्यादा, सर्पी उससे कम, लोटेनिक सबसे कम होता है। आंसर अगला, कहते हैं बल की दिशा अगर विस्थापन के लंबवत हो, आहा, W बराबर होता है कार्य जो होता है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। देख लो W बराबर क्या होता है दोस्त मेरे, एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा होगा तो अगर थीटा का मान 90 डिग्री रखोगे, थीटा का मान 90 डिग्री रखोगे तो W बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, तो W बराबर कितना हो जाएगा 0। तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। कहता है बल की दिशा और विस्थापन के बीच अगर विस्थापन से लंबवत हो तो किया गया कार्य का मान शून्य होता है। किया गया कार्य का मान क्या होता है, शून्य होता है। एक चीज चला ध्यान रखना, कार्य शून्य इतना नहीं पढ़ना, सीधा पढ़ना क्या, कार्य शून्य होगा। कब कब कार्य शून्य होगा, देख लो, कार्य शून्य होगा कब कब, कार्य शून्य होगा, गौर फरमाना। एक तो कूली बोझा लेकर जा रहा है, कूली बोझा लेकर जा रहा है, कूली बोझा लेकर, एकदम नोट कर लो चला, ये सब फिक्स क्वेश्चन है। कूली बोझा लेकर जा रहा है, एक व्यक्ति पत्थर लेकर खड़ा है, एक व्यक्ति पत्थर लेकर खड़ा है, पत्थर लेकर खड़ा है, पत्थर लेकर खड़ा है। और उतना तो हमें को पता का बात बताएं, कुछ नहीं रहना तो कार्य पूछेगा क्या होगा, 0 मार देना। क्वेश्चन क्या रहेगा छोड़ दो, कार्य पूछेगा ना मार देना 0। मेरा बात समझा, क्वेश्चन क्या है छोड़ दो, कार्य पूछेगा ना 0 मार देना। एकदम कार्य 0 हर जगह आंसर होता है। इसलिए देख लो, कूली बोझा लेकर जा रहा है, एक व्यक्ति पत्थर लेकर खड़ा है, एक व्यक्ति सीढ़ी से चढ़कर उतर गया, एक व्यक्ति सीढ़ी से चढ़कर उतर गया, सीढ़ी से चढ़कर उतर गया, चढ़कर उतर गया, एक व्यक्ति सीढ़ी से चढ़कर उतर गया, तब कार्य 0 हो जाएगा। कूली बोझा लेकर जा रहा है तब कार्य 0 हो जाएगा। थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तब कार्य 0 हो जाएगा। ये कार्य 0 होगा। कार्य का मान, एक चीज का और ध्यान रखना, कार्य का मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, 0 भी होता है। ऋणात्मक होता है घर्षण बल के कारण, ऋणात्मक होता है घर्षण बल के कारण। कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। देख लो जल्दी, कूली बोझा लेकर जा रहा है, कार्य 0 होगा। एक व्यक्ति पत्थर लेकर खड़ा है, कार्य 0 होगा। एक व्यक्ति सीढ़ी से चढ़कर उतर गया, कार्य का मान 0 होगा। कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होगा। हम चला अगर 20 को पढ़ा के जाएंगे ना तो 20 पंच 100 को पढ़ा के जाएंगे। आई ना है कि हम जानते हैं तो लिख देंगे, जो तोरा पूछेगा उस 100 को पढ़ा के जाएंगे। बता जल्दी से, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य mgh, देख लो, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, काइनेटिक एनर्जी बराबर, आपको भी पता होगा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है। अब पीछे लिखा दिए हम किसमें किसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा, एकदम चैप्टर वाइज चला, जो हर जो सिलेबस दिया है ना वही करवा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी mgh, जी है यहाँ तो ये गुरुत्वीय त्वरण है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य mgh है। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² है। अब तुमको कह देगा, बताओ वेग दुगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा कितना, बताओ। हम तोरा कल बताए थे वेग दुगुना
वेग दुगुना करने पर काइनेटिक एनर्जी का मान कितना? पहला है 4 गुना, दूसरा है 2 गुना। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? अगर वेग को दुगुना कर देंगे तो गति ऊर्जा का मान कितना गुना हो जाएगा? वेग को दुगुना करेंगे गति ऊर्जा का मान कितना गुना हो जाएगा? वेग को दुगुना करेंगे गति ऊर्जा का मान कितना गुना हो जाएगा? जल्दी बता। वेग को दुगुना करिएगा गति ऊर्जा का मान 4 गुना हो जाएगा। वेग को दुगुना करिएगा गति ऊर्जा का मान, ऊर्जा का सहमात्रक जूल, पीछे हम ऑलरेडी बता दिए आपको। ऊंचाई से संबंधित किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा देख लो। अगर हाइट होगा तो स्थितिज ऊर्जा होगा, वेग होगा तो गतिज ऊर्जा होगा। हम तोरा बोले हैं तीने को एग्जांपल लेकर, एकदम फेमस है जे तोरा पूछेगा। स्थितिज ऊर्जा का जो एग्जांपल है तोरा फिक्स है। अब एक के को बात कई बार देखो पढ़वा रहा है तुम लोग, एकदम चला हम पढ़ाएंगे क्योंकि तब ना तोरा समझ में आएगा। बांध में भंडारित पानी, टीचर वही बढ़िया है चला जो बच्चा को बार बार सिखाने की कोशिश करे। बांध में भंडारित पानी, स्प्रिंग में, गुलेल में आ धनुष में, स्प्रिंग में, गुलेल में आ धनुष में, ये सब में होता है स्थितिज ऊर्जा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जकरा में हाइट होगा स्थितिज ऊर्जा, जकरा में गति होगा गतिज ऊर्जा। देख लो, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं बांध में भंडारित पानी में स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग में, गुलेल में, धनुष में, इस सब में स्थितिज ऊर्जा होगा। ऊंचाई से संबंधित होगा स्थितिज ऊर्जा होगा, वेग से संबंधित होगा गतिज ऊर्जा होगा। स्थितिज ऊर्जा इतना नहीं छोड़ो, इतना पूछेगा। बांध में भंडारित पानी, स्प्रिंग, गुलेल, धनुष, इस सब में स्थितिज ऊर्जा। बांध में भंडारित पानी, गुलेल, स्प्रिंग, धनुष, इस सब में कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल सेकंड। देख लो, शक्ति बराबर होता है दोस्त मेरे, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य का हो गया जूल और समय का हो गया सेकंड और शक्ति का हो गया वाट। तो कहते हैं 1 वाट बराबर होता है जूल बटा सेकंड। 1 वाट। एक चीज और ध्यान रखना, शक्ति का सही मात्रक शक्ति की अगर हम बात करें, शक्ति की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, शक्ति की अगर हम बात करें, शक्ति की अगर हम बात करें, एसआई मात्रक होता है वाट, इसका व्यवहारिक मात्रक होता है एचपी, व्यवहारिक मात्रक होता है हॉर्स पावर, व्यवहारिक मात्रक इसका होता है एचपी और 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। 1 एचपी बराबर 746 वाट। इसका सही मात्रक होता है, शक्ति का सही मात्रक वाट, व्यवहारिक मात्रक होता है एचपी। 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। शक्ति का सही मात्रक वाट, इसका व्यवहारिक मात्रक एचपी। 1 एचपी बराबर कितना वाट? 746 वाट। एक चीज और ध्यान रखना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इचला पूछता है, अब बच्चा बड़ा गड़बड़ करता है। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। और दोस्त मेरे ध्यान रखना, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर जो है ये शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा और कार्य करने की दर को शक्ति। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति। शक्ति का सही मात्रक वाट, व्यवहारिक मात्रक एचपी। 1 एचपी बराबर 746 वाट। जूल बटे सेकंड को वाट कहते हैं। जूल बटे सेकंड को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? वाट कहते हैं। जूल बटे सेकंड को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? वाट कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति, शक्ति का सही मात्रक वाट, व्यवहारिक मात्रक एचपी। 1 एचपी बराबर 746 वाट और जूल बटे सेकंड को वाट कहते हैं। यहां से क्वेश्चन रहने की संभावना प्रबल है। इसलिए दोस्त मेरे सीधी बात, नो बकवास। हमारे चैनल का एक ही टैगलाइन, सिर्फ पढ़ाना। बाकी दोस्त मेरे ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं कि बच्चे उसका क्या रिव्यू देंगे। हम चला तो यहाँ रामायण नहीं पढ़ा रहे हैं, महाभारत नहीं पढ़ा रहे हैं, यही कंटेंटे है। यहाँ नहीं, अमेरिका भी जाओगे तो यही पढ़ना है। अमेरिका भी जाओगे ना तो वहां भी यही पढ़ना है। जल्दी बताओ, शक्ति का सही मात्रक हो जाएगा जूल बटे सेकंड। अब ये बोले जूल बटे सेकंड, इसी को हम लोग वाट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? देख लो, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देख लो, हम पहले ही लिख दिए हैं। अब यहां आ जाओ, 1 किलोवाट आवर। देख लो, विद्युत ऊर्जा को जो हम लोग नापते हैं उसको 1 किलोवाट आवर में नापते हैं या यूनिट में नापते हैं। किलोवाट आवर में नापते हैं या यूनिट में नापते हैं। अब 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, विद्युत ऊर्जा को नापते हैं किलोवाट आवर में या यूनिट में। अब 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3.6 इंटू 10⁶ जूल। थोड़े से काले लग रहे होंगे, चला कैमरा का गड़बड़ी है। आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, कंटेंट एकदम सॉलिड रहेगा।
1 किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा को, जो घर का विद्युत ऊर्जा किलोवाट आवर या यूनिट में नापते हैं, 1 किलोवाट आवर और 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। एक यूनिट का अर्थ देख लो, एक यूनिट का अर्थ 1 किलोवाट आवर, एक यूनिट का अर्थ 1 किलोवाट आवर, एक यूनिट का अर्थ 1 किलोवाट आवर। अब देख लो, अगर तुमको यूनिट निकालना है ना, अगर यूनिट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, सबको गुना करके, सबको गुना करके, सबको गुना करके 1000 से भाग दे देना है, यूनिट निकल जाएगा। बताओ जल्दी से, 1 हीटर की घोषित शक्ति 1000 है, लो 1000 दे दिए, 10 घंटे लो 10 दे दिए, ऊर्जा का उपयोग करेगी तो कितना हो जाएगा, तो बोले 1000 गुना 10 कर दिए, कितना ऊर्जा होगा, तो सबको गुना कर दिया, बटे 1000 से भाग दे देते हैं, ये 3030 गेल लो, ये हो जाएगा 10 यूनिट इज द राइट आंसर। एक यूनिट में 3.6 × 10⁻6 जूल। हमारे घर में जो ऊर्जा नापते हैं हम किलोवाट आवर में, कहेगा घर की ऊर्जा नापते हैं, घर की ऊर्जा नापते हैं किलोवाट आवर में, इसी को हम लोग यूनिट कहते हैं, इसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। सबको गुना, सबको गुना करके 1000 से भाग दे देंगे, सबको गुना करके 1000 से भाग दे देंगे, वही यूनिट निकल जाएगा। सबको गुना करके 1000 से भाग दे देंगे, वही यूनिट निकल जाएगा। घर की ऊर्जा किलोवाट आवर में, घर की ऊर्जा किलोवाट आवर में या यूनिट में निकालते हैं। घर की ऊर्जा एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ चला, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो देखो ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, mgh में h ऊंचाई है, h ऊंचाई है दोस्त मेरे, तो ऊंचाई बढ़ेगा तो बढ़ेगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ाइएगा, ऊंचाई बढ़ाइएगा तो हाइट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। हाइट बढ़ाइएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। हाइट बढ़ाइएगा पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा दोस्त मेरे, बढ़ेगा। पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है 0। अब जब पृथ्वी के सतह पर आप रहिएगा, पृथ्वी के सतह से जो हाइट है वही h है, अगर सतह पर रहिएगा तो h का मान 0 होगा, h का मान 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार स्थितिज ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग हमेशा अचर रहेगा। स्थितिज ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग हमेशा अचर रहेगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, अर्थात दोनों अचर रहेगा। कार्य का मात्रक होता है जूल, इसी को हम लोग न्यूटन मीटर भी कहते हैं, क्योंकि देखो W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का तो कुछ नहीं होता है, एफ का होता है न्यूटन, एस विस्थापन है तो मीटर, इसी को हम लोग जूल भी कहते हैं। तो कार्य का सही मात्रक जूल होता है, सीजस मात्रक अर्ग होता है, और इसी को हम लोग न्यूटन मीटर के नाम से भी जानते हैं। सामर्थ्य जो होता है दोस्त मेरे, सामर्थ्य का सही मात्रक होता है, सामर्थ्य जो होता है इसका सही मात्रक, शक्ति का सही मात्रक जूल नहीं होता, वाट होता है। सामर्थ्य का सही मात्रक वाट होता है। सामर्थ्य का मतलब शक्ति होता है, सामर्थ्य का जो मतलब होता है वो होता है शक्ति। शक्ति का सही मात्रक क्या होता है दोस्त मेरे, वाट होता है। एकदम थोड़ा सा फास्ट करेंगे चला, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। बताओ जल्दी से, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की दर को पीछे लिखा दिया, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। हाफ एम बी एफ कर किसका सूत्र है, गतिज ऊर्जा का। हाफ एम बी एफ कर किसका मात्रक है, गतिज ऊर्जा। एम जी एच किसका, स्थितिज ऊर्जा, पीछे लिखा दिए। घड़ी की चाबी वाली स्प्रिंग, हम बोले स्प्रिंग में, गुलेल में, धनुष में, बांध में, चार को में स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग, धनुष, गुलेल, बांध, इस सब में स्थितिज ऊर्जा। देख लो घड़ी की चाबी देने पर किस प्रकार की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि घड़ी की चाबी में स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीछे लिखा दिए हम। अगला कहता है एक वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है, उसके से बताओ। एम पोटेंशियल एनर्जी का मान होता है mgh, और अगर कोई वस्तु, ये पृथ्वी का सतह है, ये पृथ्वी का सतह है, और अगर कोई वस्तु इधर की ओर गिर रहा है तो h का मान घटेगा, h का मान घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा। और अगर कोई वस्तु ऊपर जा रहा है तो h का मान बढ़ेगा, h का मान बढ़ेगा तो h क्या है, h ऊंचाई है, h ऊंचाई है। तो अगर ऊपर की ओर जाएगा तो ऊंचाई बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और अगर नीचे की ओर आएगा ऊंचाई घटेगा, ऊंचाई घटेगा पोटेंशियल एनर्जी का मान घट जाएगा। आंसर पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। एक वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, घट जाएगा। अगर वो पृथ्वी की ओर आ रहा है, हाइट का मान घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी का मान घट जाएगा। अगर ऊंचाई बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ जाएगा। अगला, कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहेगा, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। हेलो,
कहते हैं यदि कोई पिंड पृथ्वी से ठीक ऊपर की ओर फेंका जाए तो ऊपर की ओर जाते हैं उसकी संपूर्ण ऊर्जा हमेशा नियत रहेगा। ऊपर जाएगा, हाइट बढ़ेगा तो स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, लेकिन कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहेगा, क्योंकि कुल ऊर्जा तो यही कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, कुल ऊर्जा दिया है, संपूर्ण ऊर्जा हमेशा नियत रहेगा। शक्ति किस प्रकार की भौतिक राशि है, देख लो चला। कार्य ऊर्जा शक्ति, कार्य ऊर्जा शक्ति, इस सब एक अदिश राशि है। कार्य ऊर्जा शक्ति सब क्या है, अदिश राशि है। कार्य ऊर्जा शक्ति समय आयतन, क्षेत्रफल, इस सब अदिश राशि है। कार्य कार्य ऊर्जा शक्ति समय आयतन क्षेत्रफल ये सब क्या है, अदिश राशि। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। कार्य ऊर्जा शक्ति समय आयतन क्षेत्रफल इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ये अदिश राशि है। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो दोस्त मेरे। कहते हैं जूल के स्थान पर किस मात्रक का, अभी तुरंत ने बताए थे, जूल जो है W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। न्यूटन मीटर जो है यही ना जूल है, बल का न्यूटन, विस्थापन का मीटर, न्यूटन मीटर अभी तुरंत बताए थे। कहते हैं बता जल्दी से क्या कहता है क्वेश्चन। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, शक्ति बराबर अभी तुरंत बताए थे कार्य बटा समय होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। देख लो क्या क्या दिया है, एक मशीन इतना जूल का कार्य कर रहा है, मतलब कार्य दे दिया है तुमको 200 और समय 8 सेकंड है, तो मशीन की शक्ति क्या होगी 8, समय 8 दे दिया है, भागा दे दो, 8 से भागा दे दोगे 25 वाट इज द राइट आंसर। एकदम सिंपल वाला जो होगा ना, ये वो गुना करके निकल जाएगा, वो क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य का मान 200 बटा 8 बराबर 25। दोस्त मेरे पीडीएफ हमको कहोगे तो हम दे देंगे, लेकिन वही बात है कि हम किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेंगे। तुम क्या करोगे दोस्त मेरे, तुम कहोगे यही पीडीएफ से लड़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जो सिलेबस तुम्हारा दिया हुआ है उसका 1600 क्वेश्चन हम लगभग बना दिए हैं। अब एक एग्जैक्ट तो हमको याद नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स वही है, उतना क्वेश्चन हम आपको बना दिए हैं, और वो क्वेश्चन आपको हम दे देंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आंसर रहेगा, आंसर की से मिला लीजिएगा, कहीं से जीरोक्स निकलवा लीजिएगा। तो दोस्त मेरे हो सकता है कि उससे क्वेश्चन पूछे, हो सकता है कि नहीं पूछे। बिहार पुलिस है दोस्त मेरे, थोड़ा थोड़ा करके हर जगह से पढ़ोगे तो सब मिला के तो रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं है कि 10 दिन कोई पढ़ा देगा, 1 महीना थोड़ा कोई पढ़ा देगा तो रिजल्ट होना है। आप थोड़ा सा पहले से जानते हैं तो हम आपकी मदद कर देंगे। कितने लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि हाँ सर दे दीजिए, आपका कोई रिस्क नहीं, तब हम देंगे दोस्त मेरे। हम जो सिलेबस तौर दिया है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सेट कर दिए हैं। जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दो। कितने लोग तैयार हैं कि सर आपका कोई रिस्क नहीं है, आप दे दीजिए तो हम आपको दे देंगे। अगला 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 बताओ, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पीछे तुमको बताए थे। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। कहते हैं यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाता है तब परिणामी तब क्या परिमाण प्राप्त होता है। इसको दुगुना करोगे तो 4 गुना हो जाएगा, v² है, 2 गुना होगा तो उसकी गति हो जाए 4 गुनी हो जाएगी। किसी पिंड का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, वेग दुगुना कर दिया जाए तब गतिज ऊर्जा क्या होगा, बताओ। कह रहा है किसी पिंड का द्रव्यमान आधा, वेग दुगुना करने पर गति ऊर्जा, इसको आधा करोगे, इसको दुगुना करोगे, बताओ क्या हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ, द्रव्यमान को आधा यानी m/2, इसको 1 मान लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी 1 मान लेते हैं। उसकी वेग को दुगुना यानी 2v का होल स्क्वायर, 2v का होल स्क्वायर 2 दूनी 4 आई, 2 से कट जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 हाफ mv²। यानी दोस्त मेरे हाफ mv² कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। देख लो 2 गुना हो जाएगा। कैसे, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², m को आधा कर देंगे, m आधा कर देंगे, इसको दुगुना कर देंगे, 2 दूनी 4, ये 2 कट जाएगा, तो 2 कट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 हाफ mv² इज द राइट आंसर। 2 हाफ mv² इज द राइट आंसर, तो दुगुना हो जाएगा। एकदम चला सीधी बात, नो बकवास, पढ़ना पड़ेगा आपको। कहते हैं 1 किलोवाट, जैसे आप पढ़े थे ना, 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल पढ़े होंगे दोस्त मेरे। तो वैसे ही आप समझिए 1 मेगावाट आवर अगर कहिएगा तो हो जाएगा 36। 1 किलोवाट आवर में अगर मेगावाट में कहिएगा तो हो जाएगा 3.6 मेगा जूल कहिएगा। क्यों, क्योंकि मेगा का मतलब 10⁻⁶ होता है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ होता है, कि 1 किलोवाट आवर और 3.6 × 10⁻⁶ जूल। लेकिन अगर मेगा में लिखेगा 10⁻⁶ को मेगा लिखेगा 3.6 मेगा जूल हो जाएगा।
3.6 मेगा जूल हो जाएगा। वेरी घर में शक्ति व्यय इसी से नापा जाता है, घर में विद्युत धारा को जो नापा जाता है इसी से नापा जाता है। घर में किस क्रम में विद्युत धारा किस क्रम में तार जुड़ा होता है? समानांतर क्रम में। घर में वोल्टेज का मान क्या होता है? समान होता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त मेरे, तुम ये बात जान लेना कि हे लाइन पूछेगा कि नहीं पूछेगा, इसको छोड़ो। ये सब लाइन से ये सब लाइन और ये सब लाइन मिला के तो हम कम से कम 2000 बात पढ़ा दिए देंगे अभी, और आगे मिला के 2000 से 3000 अप्रॉक्स बातें हम थोड़ा पढ़ा देंगे। तो आप चला देखिए, डेली हम आपको 100-150 बातें पढ़ा के जाते हैं। 20 हर क्वेश्चन में 5 पॉइंट पढ़ाएंगे, फिर वो क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो कोशिश करते हैं चला हम लगभग चीजें बोर्ड पर रख दें ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएं और सीख पाएं। इसलिए अगर आप लिख भी रहे होंगे, नहीं लिख रहे हैं तो वीडियो को रिवीजन कीजिए। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा, हम हमेशा बोले हाँ चल रहता है, कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहता है। बांध में संग्रहित 112 अभी तुरंत बताएं, बांध में स्थितिज ऊर्जा होता है अभी तुरंत, बांध में, गुलेल में, धनुष में, इस सब में स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग में कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होता है। अब कहते हैं एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, देखो h ऊंचाई से गिर रहा है और आधी ऊंचाई पर h/2 ऊंचाई पर क्या होगा? h/2 ऊंचाई पर दोस्त क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आधा, आधा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा आधा, और कुल ऊर्जा हो जाएगा नियत। टोटल एनर्जी जो हो जाएगा वो नियत हो जाएगा, अचर हो जाएगा। देख लो h/2 ऊंचाई पर काइनेटिक, आधा काइनेटिक एनर्जी, आधा ऊंचाई पर रहेगा ना, आधा काइनेटिक आधा पोटेंशियल, कुल ऊर्जा तो हमेशा नियत रहेगा। आइए हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे जाएगा ना तो त्वरण का मान भी नियत रहता है, पीछे ही हम बताए हैं। क्लास करना है दोस्त मेरे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी केमिस्ट्री बाकी है और उधर अभी और बाकी है, मतलब आधे हुआ है आधा बाकी है। तो अगर आप कर पाते हैं, अभी तो थोड़ा सा फास्ट बोल दिए हम सारे टीचर्स को कर देने, थोड़ा टाइम भी बढ़ा देने, इसलिए कि मामला जो है अब टाइम अब बचा नहीं है। इसीलिए निर्वात में ध्वनि का वेग भी आए, निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। देख लो ध्वनि का वेग जो होता है वो होता है हवा में 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का वेग जो होता है अगर निर्वात में कह देगा तो 0, निर्वात में कह देगा तो 0। ध्वनि के गमन के लिए माध्यम चाहिए, ध्वनि के गमन के लिए माध्यम चाहिए, ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड, निर्वात में 0। और ध्वनि के वेग पर दाब का कोई असर नहीं पड़ता, ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का प्रभाव भी आए, इस सब एग्जाम का पूछा हुआ है, नहीं पड़ता। ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड, निर्वात में ध्वनि का वेग 0, निर्वात में ध्वनि का वेग 0। ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ध्वनि की बात अगर हम करें तो यह अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्ध्य होता है, ध्वनि जो है यह अनुदैर्ध्य होता है। इसी तरीके से अगर प्रकाश की बात करोगे तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो पूछेगा अब प्रकाश एक अनुदैर्ध्य राशि है, अनुप्रस्थ राशि है, प्रकाश अनुप्रस्थ है, प्रकाश जो है दोस्त मेरे अनुप्रस्थ है। और ध्वनि की अगर हम बात करें, ध्वनि अनुदैर्ध्य है, प्रकाश की अगर हम बात करें तो अनुप्रस्थ है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यह अनुप्रस्थ है। ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड, यह अनुदैर्ध्य है। ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड, यह अनुदैर्ध्य है। निर्वात में ध्वनि का वेग 0। ध्वनि के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि का वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है सीधा मतलब होता है 0 डिग्री, और अनुप्रस्थ का मतलब होता है दोस्त मेरे, अनुप्रस्थ का मतलब होता है ऐसा, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। बिहार दरोगा का क्वेश्चन है ही, बिहार दरोगा का क्वेश्चन है और आपको भी पूछेगा। यहां से एक क्वेश्चन तो बनता है दोस्त मेरे, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, यहां से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड, ध्वनि अनुदैर्ध्य है। निर्वात में ध्वनि का वेग 0। ध्वनि के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। और प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, अनुप्रस्थ है 90 डिग्री। प्रकाश अनुप्रस्थ है 90 डिग्री। ध्वनि का वेग निर्वात में 0। बताओ चंद्रमा पर ध्वनि का वेग कितना?
चंद्रमा पर ध्वनि का वेग कितना? चंद्रमा पर ध्वनि का वेग कितना? 0 की महत्तम। जल्दी बताओ, चंद्रमा पर वहां वायुमंडल नहीं है तो वहां ध्वनि का वेग हो जाएगा 0। अब दोस्त मेरे, अभी जो बच्चे नए जुड़े हैं, हम आपको बता दें कि बिहार पुलिस के लिए आप हमसे क्या चाहते हैं। दोस्त मेरे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिहार पुलिस के लिए आप हमसे थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा है, कोई बात नहीं, आप समझने की चेष्टा कीजिए, हम इसी पेज पर समझा देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। जो बच्चे हमसे जुड़कर और बिहार पुलिस की अभी अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप अभी डाउनलोड कीजिए बिग बूस्टर ऐप। बिग बूस्टर ऐप पर आप जाइएगा और आपको 41 रुपीज में एक टेस्ट मिलेगा, मात्र 41 रुपीज में, जो बच्चे नए हैं। और कितने बच्चे टेस्ट मार रहे हैं, एक बार 8 टाइप कीजिए। जो बच्चे टेस्ट अभी मार रहे हैं बिग बूस्टर ऐप पर, बिग बूस्टर ऐप खोलिएगा, खोल के ओटीपी वगैरह लीजिएगा ना, तो खट से यहां पर मिल जाएगा बिहार पुलिस। इसको क्लिक करने के बाद 41 रुपया जब आप पे कीजिएगा तो आपका 15 टेस्ट खुल जाएगा। और जो 15 टेस्ट आपका खुलेगा ना, उस पर क्लिक कीजिए, आपका टेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ टेस्ट बाकी होगा जो 2-3 दिन में आपको मिल जाएगा। सारा एक एक करके आप टेस्ट मारिए, जो बचा हुआ टेस्ट है आगे 2-3 दिन में आपको मिल जाएगा। और इस टेस्ट को मार लीजिएगा, जो बदला हुआ पैटर्न है उसी के हिसाब से ये टेस्ट बना दिया गया है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस टेस्ट को एंजॉय कीजिएगा। दूसरा, जो पीडीएफ हमने कहा था आपको, जो पीडीएफ हमने कहा था कि अगर आपको पीडीएफ, हम 1600 क्वेश्चन का अप्रॉक्स पीडीएफ बना दिए हैं, 1600 क्वेश्चन का अप्रॉक्स पीडीएफ बना दिए हैं। लेकिन अगर नो रिस्क पर आप कहिएगा मेरा कोई रिस्क नहीं, क्योंकि भैया पहली बार सिलेबस देके एग्जाम ले रहा है, अगर कोई माई बाप नहीं, रेलवे वगैरह का चला फिक्स होता है, ये बिहार पुलिस का कोई माई बाप नहीं है, लेकिन इतना अगर पढ़ लीजिएगा, जो सिलेबस दिया है उसके हिसाब से हमने 1600 क्वेश्चन डिजाइन किया है। अगर डेली आप 50, 60, 70 क्वेश्चन करके भी पढ़ लेते हैं तो 5-6 दिन में उसको कंप्लीट कर पाइएगा। डेली आप 70-80 क्वेश्चन करके पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। डेली अब तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, अब तो समय भी नहीं है आपका। 27 तारीख तो आज डलवा दें, आप कहिएगा तो आज हम डलवा देंगे, आज डलवा दें। हम चला इसीलिए नहीं डलवा रहे हैं ना कि तुम बाद में उसी से मिलाता है, अगर से फंसा कि नहीं फंसा, फंसा तो झांसर बढ़िया